नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आरबीआई की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट निकल के आ रही है स्टेट फाइनेंस से रिगार्डिंग। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने डिटेल में बताया कि स्टेट फाइनेंस में क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप हैं जो स्टेट बढ़िया तरीके से ले रहे हैं और पॉजिटिव एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिससे भविष्य में भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मजबूत होगी। तो इसमें कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो आइए डिटेल से इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। सारे फाइनेंस के न्यूज़पेपरों ने इसे कवर किया। बिजनेस लाइन, एनडीटीवी प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स टाइम, किसी ने रिपोर्ट का कोई हिस्सा फोकस में लिया और किसी ने कोई हिस्सा। जैसे कि बिजनेस लाइन ने बोला कि पूरी जो स्टडी है वो एक मिक्स पिक्चर को दिखाती है, जबकि एनडीटीवी प्रॉफिट का कहना था कि आरबीआई ने स्टेट को अर्जेंटली बोला है कि आप सब्सिडीज को रिव्यू करिए। तो चलिए आज हम डिटेल में इसे समझते हैं कि आरबीआई ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो आरबीआई ने ये बोला कि जो स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में, क्योंकि टारगेट था 3% और स्टेट्स ने अचीव कर लिया 2.9। अच्छा, ये कलेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा, सारे स्टेट का मिलकर एवरेज। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अगर रेवेन्यू ज्यादा हुआ एक्सपेंडिचर से तो जो होता है उसे कहते हैं सरप्लस। ये वैसा ही है, अगर मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो मेरे पास सरप्लस बच जाएगा। उस सरप्लस से मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, सेविंग कर सकता हूँ, ठीक। पर अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट होता है। भारत में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर डेफिसिट में ही रहती है, ठीक। अच्छा, एक्सपेंडिचर की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। अभी एक्सपेंडिचर की क्वालिटी क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, हर वो एक्सपेंडिचर बढ़िया होता है जो आपका भविष्य में इनकम बढ़ा रहा होता है, रेवेन्यू के सोर्स बना रहा होता है। अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपए और उस 100 रुपए में से मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए। ये बेसिक नीड्स पे खर्च हुए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे मेरा फूड आइटम्स हो, बेसिक कंजम्पशन में। अब मेरे पास कितने बचे? तो मेरे पास बचे 50 रुपए। अब मैं ये कर सकता हूँ, इन 50 रुपए से कई चीजें और खरीद सकता हूँ। जैसे मैं कार खरीद लूँ या मैं एसी खरीद लूँ रहने के लिए और अपनी सुविधा बढ़ा लूँ। एक काम में ये कर सकता हूँ। दूसरा, मैं एक और काम कर सकता हूँ, इन 50 रुपयों को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, चाहे वो किसी बिजनेस में, चाहे किसी बैंक की एफडी में या किसी कमर्शियल पेपर में। अब होगा क्या, अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो अगले साल मेरी कमाई 100 रुपए नहीं होगी, 100 से ज्यादा होगी, क्योंकि ये 50 रुपए भी तो कुछ बना के देंगे, सही। पर अगर मैंने इसका कंजम्पशन कर लिया, मान लीजिए मैंने इसको कार खरीद ली, मैंने एसी लगा लिया, तो मेरी कोई कमाई नहीं होगी। कंजम्पशन हर वो चीज है जिससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इस रिपोर्ट में आरबीआई ने पाया कि स्टेट्स क्वालिटी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और ये क्वालिटी एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ते जा रहा है। जैसे मार्च 2023 में ये आंकड़ा था 2.2 का, 31 मार्च 2024, जो मतलब उस साल का फिस्कल था। और FY24 में ये आंकड़ा 2.6 हुआ है, तो 0.4 की इंप्रूवमेंट हुआ है। तो 40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है, जो एक अच्छी बात है, ठीक। दूसरा ये है कि सब्सिडी को आरबीआई ने बोला है कि आप कम करो, बिकॉज सब्सिडी जो है वो बढ़िया एक्सपेंडिचर नहीं, क्वालिटी एक्सपेंडिचर नहीं। सब्सिडी की जगह आप क्या करो, सब्सिडी प्रोवाइड करने की स्थान पर आप ये कर सकते हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करो, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में खर्चा करो, आप लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने में खर्चा करो, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होंगे। अच्छा, इकोनॉमी में एक चीज समझ लीजिए आप, इकोनॉमी में क्या होता है और फाइनेंस में क्या होता है। लॉन्ग टर्म गेन प्राप्त करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म पेन लेना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में रहेंगे तो हमेशा लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा। मतलब अगर मैं इन 50 रुपयों को आज ही खा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म सुख, पर लॉन्ग टर्म में मेरी इनकम बढ़ेगी नहीं, मेरे पास एसेट्स नहीं बढ़ेंगे। तो सेम सरकार के लिए भी सत्य बात है। अगर जितना ज्यादा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेगी, क्वालिटी एक्सपेंडिचर करेगी, उतना देश डेवलप होगा। सिंगापुर हो गया, ठीक, आपके वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, ये सब ऐसे डेवलपमेंट। जो डेवलप नहीं हो पा रहे उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम तो उनके यहाँ करप्शन रहता है,
फिर जिनके यहाँ करप्शन नहीं है वो मैक्सिमम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, सब्सिडी में। अब सब्सिडी क्या है, सब्सिडी एक प्रॉब्लम है जो इनएफिशिएंट व्यक्तियों को मिलती है। अब अगर कैश इनएफिशिएंट व्यक्तियों के पास जाएगा तो बड़ा इशू होगा, उससे आगे एसेट क्रिएट नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, ये पूरी रिपोर्ट में आरबीआई का जो स्टैंड पॉइंट है, ये स्टैंड जहां से आरबीआई ले रहा है वो इकोनॉमिक स्टैंड है, वो पूरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें आप सोशलिज्म मत ले आइएगा, सही। ये एज अ बैंकर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो हमें एडवाइस करेगा, ये वो बात है, ठीक। तो ये आप पहले ध्यान रखें। ओवरऑल डेट जो स्टेट्स का है वो डिक्लाइन में, और ये अच्छी बात है। ठीक है, कोविड पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ, जो डेट टू जीडीपी है, अब नाम ही इसका डेट टू जीडीपी है, तो न्यूमरेटर में डेट है और डिनोमिनेटर में जीडीपी है। अब सोचो जब कोविड आया होगा तो जीडीपी तो एकदम से घट गई होगी और डेट बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि खर्चा करना है और कमाई नहीं है कोई, तो सारा तो खर्चा कर्ज लेके ही होगा। तो उस साल डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत बढ़ गया और स्टेट्स में यह आंकड़ा 31% के आसपास था। अच्छा, उसके बाद ये डिक्लाइन फेज, जो कि होना भी चाहिए, सही, क्योंकि अब तो नॉर्मल स्थिति बनती जा रही है। अब ये रिपोर्ट, ये आंकड़ा पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। उसका रीजन है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है, पर निगेटिव इसलिए कि अभी भी हम कोविड से पहले की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी हमारे वो लेवल नहीं आए जो प्री पेंडेमिक लेवल थे, और वो कितने थे, 25% के आसपास। तो ये हो गया। दूसरा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी ने बोला है कि इसको 20% पे लाओ। 20% क्यों? एक व्यक्ति को जैसे अपना कर्जा सीमित रखना चाहिए। कर्जा सीमित रखने से क्या होता है, उसकी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा कर्जा चुकाने में नहीं जा रहा होता, तो वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में लगा सकता है, इन्वेस्टमेंट में लगा सकता है। सेम चीजें सरकार के लिए भी अप्लाई होती है। जितना ज्यादा स्टेट का डेट टू जीडीपी रेशियो होगा उतना ज्यादा उनके पास रिसोर्स कम होंगे, और जितने ज्यादा रिसोर्स कम होंगे उतना ज्यादा हाल खराब। क्यों कर्नाटक, क्यों तमिलनाडु, इधर ज्यादा डेवलपमेंट है कंपेरेटिवली बिहार के, कंपेरेटिवली उड़ीसा के, कंपेरेटिवली वेस्ट बंगाल के, बिकॉज वेस्ट बंगाल, बिहार, इनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई, जबकि साउथ के स्टेट्स का कम है। उनके पास कमाई के बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो उनका वो डेट टू जीडीपी कम है। और इससे क्या होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज बढ़िया होती है, वहाँ लोगों को सुविधा बढ़िया मिलती है कंपेरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट। तो ये आपको समझना है। दूसरा क्या है, एक और आरबीआई ने इसमें बात उठाई कि आप क्या करो, रैशनलाइजेशन कर दो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का। रैशनलाइजेशन स्कीम के केस में ये होता है कि स्कीम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसके लूप होल्स भरने चाहिए सारे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले पीडीएस स्कीम चलती थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो क्या होता था, लोग दूसरे के कार्ड ले जाके वहां से अनाज ले लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जो पीडीएस सिस्टम, जो वहां बैठा है दुकानदार, वही लोगों का अनाज बेच दे रहा, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे फर्जी साइन करके। अब क्या होता है, डिजिटाइजेशन हो गया, डीबीटी सिस्टम आ गया, आधार से वेरिफिकेशन होता है, तो जब तक व्यक्ति जाता नहीं है तब तक उधर उसका राशन नहीं मिल सकता, और फिंगरप्रिंट आप कहां से लाओगे। तो अब इससे क्या हो गया, जो लूप होल्स थे वो भर गए, और जिसके लिए वो राशन भेजा गया उसको मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज। अच्छा, जैसे मनरेगा योजना थी, पहले उसमें कैश मिलता था, अब क्या हो रहा है, सीधा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, एईपीएस से, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक। तो वही वो बोल रही है आरबीआई अपनी रिपोर्ट में कि आप क्या करो, जो स्कीम्स है उनका रैशनलाइजेशन करो, ठीक। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो आप सब्सिडी में खर्चा कर रहे हो इसे कम करो, क्योंकि सब्सिडी जो है वो क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर नहीं, ठीक। तो इसको जितना कम हो सके कम करो, और अपने रिसोर्सेस को बढ़ाओ, क्योंकि सब्सिडी में कम होगा तो क्या होगा, जिस भी स्टेट में सब्सिडी कम दी जाती है, वहां क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सेक्टर्स पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपको ग्रोथ देता है। एक आंकड़ा है सरकार का, अभी तो सरकार ने एक पूरा पोर्टल बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया खर्च करते हैं तो लौट के आता है 2 रुपए, 2 से 3 रुपए की रेंज है पूरी, तो डबल ट्रिपल होके पैसा वापस आता है जीडीपी में। अच्छा, अगर आप किसी को कंजम्पशन के लिए दे देते हो तो क्या होता है, वो पैसा वापस नहीं आता, और उसका कंजम्पशन भी नहीं बढ़ता सस्टेनेबली, अब वो डिपेंडेंट हो गया आप पे। अभी हम आगे देखेंगे इसको। आरबीआई चिंतित भी है कुछ चीजों को लेकर। सबसे पहली चीज जिसमें वो चिंतित है वो है सब्सिडी।
फार्म लोन वेवर को लेके बहुत बहुत चिंतित है, क्योंकि किसानों का कर्जा माफ हो जाता है। अच्छा, कई लोग अब इसमें ये कहेंगे कि गरीब किसानों का कर्जा माफ होना तो अच्छी चीज है, ठीक है। एक इसमें इशू ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उन व्यक्तियों को कर्जा दे रहे हैं जो वापस नहीं कर सकते। अच्छा, ये कर्जा किसी का तो पैसा है ना, अब ये पैसा की भरपाई कौन करेगा? ये पैसे की भरपाई होती है टैक्स पेयर के टैक्स से। अब टैक्स पेयर के टैक्स से बनना क्या चाहिए था? उससे बनना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे होनी चाहिए थी जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा, उससे आना चाहिए था इकोनॉमी में एफिशिएंसी। पर हो क्या रहा है, हम इन एफिशिएंट कर्जों को चुका रहे हैं, ठीक। तो फार्म लोन वेवर हो गया दूसरा। अच्छा, फार्म लोन वेवर भी पॉलिटिशियंस कुछ किसानों के लिए भले के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो तो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो सत्ता में दोबारा आ जाए, ये एक हो गया रीजन। दूसरा क्या है, फ्री सब्सिडाइज सर्विस मिल रही। एक एग्जांपल दिल्ली का ले लेते हैं, 500 यूनिट तक बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में किराया फ्री। इतने फ्री से क्या होता है, स्टेट जो सरप्लस था अब वो डेफिसिट हो गया। अब यहां तो सब फ्री मिल रहा, पर हो क्या रहा है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। आप दिल्ली में जगह जगह डंप यार्ड में कूड़ा देखेंगे, उधर गर्मियों में आग लग जाती है, फिर दिल्ली में पूरा पोल्यूटेड हवा फैलती है, कोई उसका उपाय नहीं। क्योंकि उपाय इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं है तो कहां से होगा, ये इशू है। तो एक जगह आपको 2100 रुपए मिल रहे हैं, बढ़िया, खाओ आराम से, बढ़िया। लेकिन हो क्या रहा है, दूसरी जगह आप वो हवा सूंघो तो आपके 10-20 साल तो ऐसे ही कम हो गए। यही पूरा गेम है। जितना ज्यादा स्टेट के रेवेन्यू रिसोर्सेस फार्म लोन वेवर फ्री सब्सिडी सर्विसेज में जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म गेन प्रोड्यूस करेंगे पर लॉन्ग टर्म पेन भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये आप देखो। अच्छा, एक्सिस बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है 14 स्टेट्स की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 14 स्टेट्स ऐसे हैं जो वुमेन को कैश ट्रांसफर कर रहे हैं और 2 लाख करोड़ का कर रहे हैं। अब कई लोग इसके पक्ष में रहते हैं कि ठीक है, भारत में देखिए एक बात समझ लीजिए, भारत सोशलिस्ट कंट्री था, नेहरू जी ने पूरा सोशलिज्म चलाया और देश का भाटा बैठी, इसीलिए तो फिर हमने एलपीजी रिफॉर्म लाए। पर आज भी हम कैपिटलिज्म को पूरी तरह नहीं अपना पा रहे। आप वेस्टर्न इकोनॉमी को देखो, आप सिंगापुर को देखो, वो सब कैपिटलिज्म को अपना के ही इतने सक्सेसफुल हुए। बहुत ही रेयर कोई ऐसा देश है जहां सोशलिज्म चलता हो और वो देश डेवलप हो गया हो। पर हमारा क्या है, आज भी कैपिटलिज्म पूरा नहीं। हम वुमेन को सीधा 2100 रुपए देना चाह रहे हैं, चाहे वो लड़की बहन योजना हो, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, या चाहे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना हो। अब होगा क्या, 2100 रुपए मिलेंगे, ये कहीं से तो आएगा, ये बजट से आएगा। अच्छा, दिल्ली सरप्लस स्टेट था, अब जब से केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने बजट का 15%, अच्छा ये हाल केवल केजरीवाल सरकार का ही नहीं है, मैं एक ही सरकार पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली के आंकड़े से आप समझ पाएंगे, वरना यही हाल महाराष्ट्र का है जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, यही हाल मध्य प्रदेश का है, यही हाल राजस्थान का, और जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां भी यही हाल है, सब जगह यही हाल है। पॉलिटिशियन सत्ता में आने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए देश के फाइनेंसेस को बहुत ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पहुंचा रहे हैं। अच्छा, एक और इशू है, अब हम चाहते हैं कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। अब महाराष्ट्र में सर्वे हुआ, जब 2100 रुपए महिलाओं को मिलने लगे तो महिलाएं काम पे ही जाना उन्होंने बंद कर दिया। अब क्या होगा, ये कितने लंबे समय तक चला पाएगी सरकार, एक सीमा ही है इसकी, सही है। उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा। हाँ, तो यही तो है, एक ना एक दिन तो आपको देखिए असली जो आपकी तरक्की होगी वो तो रोजगार से ही होगी। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को प्रोड्यूस करने के बजाय सरकार आपको क्या कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सही, आपको कैश ट्रांसफर कर रही है, उससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं आएगा इकोनॉमी, ये बहुत बड़ी खराब चीज है। और ये पूरा जितना ये जा रहा है ना पैसा, ये 0.6% ऑफ जीडीपी है। अब 0.6% ऑफ जीडीपी कितने अच्छे कामों में लगता तो कितना विकास होता, ये एक खराब चीज है जो आरबीआई ने कहा। अच्छा, एक और बड़ा इशू है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, जैसे समझिए स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीपीसीएल मान लीजिए कोई कंपनी, अब बीपीसीएल तो प्रॉफिट में, मान लीजिए बीपीसीएल लॉस में थोड़ी देर के लिए, तो बीपीसीएल को फाइनेंस, जैसे बीएसएनएल का एग्जांपल ले लेते हैं, वो बहुत बढ़िया चलेगा, बीएसएनएल लॉस मेकिंग कंपनी है, तो बीएसएनएल को भी अपना खर्चा चलाने के लिए लोन चाहिए होता होगा, क्योंकि उन्हें भी टावर लगाने, उन्हें भी क्रेडिट लाइन चाहिए होती है, तो कोई तो गारंटी देता है ना उसकी, वो कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। सेम ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, सेम ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम है जहां से आपको बिजली आती है, ये सब है। अब ये सब लॉस में, तो इसकी गारंटी देता है स्टेट गवर्नमेंट। अब ये भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि कल को अगर डिस्कॉम डिफॉल्ट कर गए,
कल को अगर बीएसएनएल की कमाई नहीं हुई तो पैसा किसको देना पड़ेगा, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट को और इधर स्टेट गवर्नमेंट को। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी हर बार बढ़ती जा रही है। वो 2% थी जीडीपी का 2017 में, अब वो कितनी हो गई 3.8%। ये भी मार्च 2023 का आंकड़ा है, अभी तो ये 4 से भी ऊपर निकल गई होगी। अब देखिए डिस्कॉम की हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये स्टेट फाइनेंस की हालत और खराब कर रही है, क्योंकि इसी साल का एक्यूमुलेटेड लॉस, मतलब ये थोड़ा पुराना है 2022-23 का, ये 6.5 लाख करोड़ का, 2.4% ऑफ जीडीपी, और इस साल ये और बढ़ गया होगा। होता क्या है, एक तो डिस्कॉम के बहुत सारे लॉस होते हैं, रीजन है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं है, दूसरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होते हैं, तीसरा जो टैरिफ है उन पर अपर कैप होता है, क्योंकि सीधा इनके टैरिफ इफेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहां क्या होता है उसके भाव ही नहीं बढ़ने दिए जाते। दिल्ली जैसे शहरों में तो फ्री का 500 यूनिट मिलता है, तो ये भी एक समस्या है। तो इससे क्या होता है, अब वो पैसा कोई तो देता होगा ना, कोई तो इस लॉस की भरपाई करता होगा, वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी तो आपके लिए रोजगार कहाँ से जनरेट होगा, इसीलिए देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। ठीक, अच्छा, आज हमने पूरा फिस्कल की बात करी, ठीक, ये डिटेल में समझा कि पॉजिटिव एक्सपेंडिचर क्या है, क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर क्या है और निगेटिव क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर। ठीक, अच्छा, अब एक और इशू है, इशू ये है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ही नहीं बनते। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा फाइनेंस कमीशन से, वो सेंटर और स्टेट के बीच में फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी 16 फाइनेंस कमीशन आया है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, आज का क्वेश्चन ही यही है कि उसका हेड कौन है। ठीक, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइम से बनते ही नहीं है, और अगर बन जाए तो उनकी रिकमेंडेशन ही लागू नहीं होती, तो ये बड़ा इशू है। सही, तो आरबीआई स्टेट से ये कह रहा है कि आप फाइनेंस कमीशन बनाओ और टाइम बाउंड तरीके से उनकी रिपोर्ट को पब्लिश करो और उनके रिकमेंडेशंस को मानो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये बढ़िया क्यों रहेगा और ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, समझिए। सेंटर पे तो बहुत दबाव रहता है, ये सारे स्टेट मिलकर डालते हैं, भैया हमें तुम फंड दो, टाइम से फाइनेंस कमीशन बनाओ। सेम ये खुद नहीं करते, क्योंकि इन्हें भी फंड देना होता है पंचायत को। अब अगर आपने बहुत ही फेमस सीरीज देखी होगी पंचायत, तो आपको पता होगा कि सरपंच के पास काम करने को बहुत चीजें हैं, पर उसका फंड ही नहीं है। उधर आप देख रहे थे कि रोड ही नहीं बन रही, क्योंकि फंड ही नहीं है, फंड आता ही नहीं है। और सरपंच इतना ज्यादा डिपेंडेंट है एमएलए और स्टेट गवर्नमेंट पे, जिसका कोई हिसाब नहीं। अब सोचिए कोई ऐसा गांव है जहां पे ऐसे पार्टी के सरपंच बन गए जो स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फंडिंग ही रोक देगा वहां। ये बड़ा इशू है कि स्टेट गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन ही नहीं बनाया, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ही नहीं मानी। तो वो जो थर्ड टियर की लोकल गवर्नमेंट है, उसके पास अपने प्लान, अपने स्कीम्स, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के पैसे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो जीडीपी को बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक, तो ये भी एक बड़ी समस्या है जिसका आरबीआई ने इसमें बताया। ठीक, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।